हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे सीटेट की तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यू जो भी हैं इम्पॉर्टेंट वो चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इससे पहले मैं मैथ एवं साइंस वाला प्रैक्टिस सेशन और पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ, जो अभी चल भी रहा है और वो चैनल पे अपलोड मैं कर दी हूँ। जिनका भी जूनियर में मैथ एवं साइंस था उनके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन वाला सब्जेक्ट देखेंगे, सोशल स्टडीज़ वाला। जो भी जूनियर लेवल में पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ कॉमन सब्जेक्ट में लिए होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जो विंड वेन होता है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, वायु की दिशा। वायु की दिशा मापने के लिए विंड वेन का यूज़ किया जाता है, विंड डायरेक्शन। और अगर वायु वेग की बात किया जाए तो एनीमोमीटर से मापा जाता है, एनीमोमीटर से। और वायु दाब जो होता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, बैरोमीटर से। और ये वायु का जो तापमान होता है वो तापमापी के द्वारा मापा जाता है, तापमापी के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? जो वायुमंडल की परतें होती है इनमें से जो रेडियो वेव्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन किन के द्वारा होता है? देख, समताप मंडल ये मंडल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है रेडियो वेव्स का कोई वो नहीं होता है, रोल नहीं होता इसमें। ये प्लेन के लिए सबसे उपर्युक्त दशा यहीं पे मिलता है। अगर बोला जाए प्लेन या प्लेन के लिए सबसे अच्छा मंडल जो होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। और मीसोस्फेयर की बात हो, मध्य मंडल की बात हो, तो ये सबसे ठंडा स्फेयर है। सबसे ठंडा स्फेयर यही है, मध्य मंडल। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सबसे ठंडा परत कौन सा है, तो वो मध्य मंडल है। और बहिर्मंडल जो है ये सबसे लास्ट परत है, ये आयनोस्फेयर भी इसे बोलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाह्य वायुमंडल, लास्ट परत ये भी है। बाह्य वायुमंडल जो होता है उसमें आयंस जो ये रेडियो वेव्स होते हैं इनका ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। जो ये पृथ्वी है इसकी संरचना दी हुई है, ये जो लेयर्स हैं 1 2 3 ये लेयर्स आपको दिख रहे हैं, इनको इंटीरियर से आउटर मोस्ट तक जाना है, उसी क्रम में इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। इसमें ये जो पहला पहला वाला आपको दिख रहा है बीच में, एकदम बीच में, ये होता है क्रोड। पहला होता है क्रोड। और इसके बाद ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है ये है बाहरी क्रोड। क्रोड के बाद क्या आता है? बाहरी क्रोड आता है। इसके बाद देखते हैं कलर जो चेंज हो गया है, ये होता है मेंटल। इसके बाद मेंटल आता है। और ये जो सबसे बाहरी वाला है ये है भूपर्पटी, जिसे आप क्रस्ट बोलते हैं, जिसे आप क्रस्ट बोलते हैं, ये भूपर्पटी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। हिंदी में देख लीजिए, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और भूपर्पटी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। ये जो दिया गया है ना फिगर, इसमें ये पोजीशन बता रही है। ये मून है, इसका पोजीशन ये है अर्थ के कंपेयर में, और ये सन है, इसका पोजीशन ये है अर्थ के कंपेयर में। ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं अर्थ से? 90 एंगल दोनों का बन रहा है। अगर अर्थ से सन और मून दोनों 90 एंगल बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या आता है? उस टाइम पे लघु ज्वार भाटा आता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा, लघु ज्वार भाटा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, ये जो सन है, और अर्थ के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण तब होता है जब सन है और ये रहे अर्थ, नहीं ये है मून, इधर मून है और बीच में कौन आ जाए? अर्थ आ जाए। ठीक है, ये होता है चंद्र ग्रहण। जब चंद्र ग्रहण होगा तो अर्थ बीच में आएगी, जब सूर्य ग्रहण होगा तो मून बीच में आएगा। और बृहद ज्वार भाटा जो होता है ये तीनों जब सन है और ये मून है और ये अर्थ है,
ये तीनों जब एक सीध में होते हैं तब बृहद ज्वार भाटा आता है, और जब 90 डिग्री एंगल बनाएँगे तो लघु ज्वार भाटा आता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाला लघु ज्वार भाटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। नदी आपको पता ही होगा कि मैदान में कब प्रवेश करती है, पहले पहाड़ पर से आएगी, निकलेगी, इसके बाद ये वाटरफॉल भी बनाएगी, झरना बनाएगी, इसके बाद ये मैदानी एरिया में पहुंचती है। जब मैदानी एरिया में पहुंचती है तो बहुत चौड़ाई लेके मुड़ती है, ये मुड़ जाती है। अब बने मोड़ अब बड़े मोड़ बनाकर बहती है। जो मोड़ बनाएगी वो बड़ा मोड़ होगा और बहेगी, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं विसर्प। इस पोजीशन को बोलते हैं विसर्प। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, विसर्प। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, विसर्प। और अगर चाप झील की बात करें, मान लीजिए नदियाँ बह रही हैं, ऐसे फ्लो हो रहा है रिवर्स का, इसके बाद बीच में कहीं चट्टान आ गया, ये चट्टान आ गया कहीं, तो ये जो नदियाँ हैं ना, ये इनका यहाँ पे जो पानी होगा वो घिसता जाएगा, इकट्ठा जब होता जाएगा, तो यहाँ पे जो पानी का फ्लो होगा ना वो बहुत स्पीड पकड़ लेगा। जब यहाँ से साइड से होके निकलेगा तो बहुत स्पीड में निकलेगा, और जब ये जो नदी है जब स्पीड में यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे इसका कुछ पोर्शन कट के अलग हो जाता है, जो बाद में झील का निर्माण करता है। इसे चाप झील या गोखुर झील भी बोलते हैं। ये नदियों का कटा हुआ कुछ पोर्शन है जो दूर जाके झील का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तटबंध भी बता दें आपको। तटबंध जो होता है, आपको पता ही होगा कि जब नदियाँ जो है अपने बहती हुई आती हैं तो अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कुछ लेके आती हैं। जब ये एक जगह पे एक कलेक्ट होते रहते हैं, कलेक्ट होते रहेंगे तो एक बड़ा सा टीला बन जाता है। एक प्रकार का टीला है ये एक बड़ा सा टीला बन जाता है नदियों के किनारे, जिससे ये तट का काम करते हैं, तट को बांधने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें तटबंध बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? जो ट्रांसपोर्ट है इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा इसमें से, जब कोई भी आपदा आ जाए और उसमें हमें भोजन है, कपड़े हैं, जल हैं और उनको बचाना हो, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एयरवेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला वायुमार्ग, क्योंकि ये जल्दी पहुँचेगा और आपदा के समय टाइम नहीं होता है ज़्यादा, उनको जल्दी बचाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। ये क्या दे रहा है, इसमें खुद ही दे दिया आंसर, समझ लीजिए। विशिष्ट मानव जनसंख्या से जो रिलेटेड हो, इसका सही आंसर होगा जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथन कारक वाला है 38 वाला। अभिकथन, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। और कारण क्या है इसका? कारण बताया है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये कारण नहीं है, हालांकि ये बात तो सही है लेकिन कारण ये नहीं है। कितना भी ऊंचा होगा, सूर्य से ऊंचा थोड़ी हो जाएगा ये। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। सत्य तो दोनों है, लेकिन इसका जो ये है व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ये कथन कारण जो है वो ए को स्पष्ट नहीं कर रहा है, ये इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और आपको पता है कि जो है ये हमारा इंडिया है, इसका मैप है, इधर वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा सबसे पूर्वी वाले छोर पे, और यहाँ वाला जो पोजीशन होता है यहाँ पे होता है गुजरात। गुजरात यहाँ पे होता है, ये पूर्वी ज़्यादा पड़ता है, ये पश्चिमी पड़ता है। दूरी की वजह से यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों बाद में होता है अरुणाचल प्रदेश के कंपेयर में। अगर सूर्योदय की बात की जाए सबसे पहले इंडिया में, तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले होगा, क्योंकि ये सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स है? नॉन कन्वेंशनल स्रोत कौन सा है एनर्जी का? इसका जो सही, नॉन कन्वेंशनल मतलब वो होता है जिसको हम एक बार यूज किए वो खत्म नहीं होता, उसको फिर हम यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन उसको यूज कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ही ऐसा है इसमें से चारों ऑप्शन में से जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और इसमें से ईंधन है, ये खत्म होने वाली चीज़ें हैं, ये कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल नहीं है। प्राकृतिक गैसें भी कन्वेंशनल है, ये खत्म होने वाली चीज़ें हैं। और ये जो कोयला है ये भी कन्वेंशनल है, परंपरागत है मतलब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? ये मछली का प्रजनन मतलब जो मछलियाँ होती है, फिश होते हैं ना, इनका फिश का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? इसका मेन मतलब यही है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीसी कल्चर। जो फिश का प्रोडक्शन होता है वो पीसी कल्चर कहलाता है।
और अगर बात किया जाए सेरीकल्चर का, तो ये रेशम से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित होता है। विटीकल्चर जो है ये अंगूर से संबंधित है, अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर। और हार्टिकल्चर जो है ये फल और फूल से संबंधित है। फल प्लस फूल प्लस अनाज भी आ जाएगा इसमें, इसके प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है। ठीक है, फल और फूल और अनाज से के प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्थल का एक संकरा भाग होता है, मतलब नैरो स्ट्रिप होता है, पतला भाग होता है। जो दो बड़े स्थलीय, जो बड़े बड़े स्थल है उनको, कोई बड़ा बड़ा स्थल है और उनको एक कोई संकरा भाग है, ये जो इनको कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्ट किसको कर रहा है? स्थल को कर रहा है, लैंड को कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्थल को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलेंगे? स्थल संधि बोलेंगे। और अगर यही जल वाले जलीय एरिया को दो कनेक्ट कर रहा होता, तब इसे क्या बोलते थे? तब इसे जल संधि बोल देते। और द्वीप क्या होता है? द्वीप वो होता है जिसके चारों तरफ वाटर हो, वो द्वीप होता है। खाड़ी वो होता है जिसके मान लीजिए ये खाड़ी है आपका, और इसके जो है एक साइड से तो क्या हो? सी हो, समुद्र हो। और लेकिन जो इसका ज्यादा वाला पोर्शन हो, ये तट से, ये मतलब अर्थ से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ हो, इसके भूमि से जुड़ा हुआ हो, ज्यादा वाला पोर्शन भूमि से जुड़ा हुआ हो, तो ये खाड़ी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? कौन सा महाद्वीप पूछ रहा है कि जो आकार में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट इन साइज है? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अगर सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो वो होता है एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सामाजिक विज्ञान में शामिल है, जो जूनियर लेवल होता है उसमें सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं सामाजिक विज्ञान में? चलिए देखते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज नहीं, ये बीए लेवल के सब्जेक्ट है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र ही होता है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र नहीं होता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है, मतलब अपोजिट है? आगमनात्मक जो अधिगम होता है, आगमन अधिगम होता है, वो किस अधिगम का अपोजिट होता है? वो होता है व्याख्यात्मक अधिगम का। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, व्याख्यात्मक अधिगम। आगमनात्मक अधिगम वो होता है जिसमें हम मान लीजिए एग्जाम्पल देंगे, बच्चे को एग्जाम्पल देंगे, कुछ दिखा देंगे, कोई एग्जाम्पल दे देंगे, हिंट दे देंगे, लेकिन कंक्लूजन पे बच्चा खुद पहुंचता है। कंक्लूजन पे बच्चा खुद पहुंचेगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन कंक्लूजन तक बच्चा खुद पहुंचेगा, तो ये होता है आगमनात्मक अधिगम। और जो व्याख्यात्मक होता है, ये इसमें हम कोई हिंट, कोई वो नहीं देते, बच्चे का बिल्कुल रोल नहीं होता व्याख्यात्मक, इसीलिए बड़े क्लासों में इसको यूज किया जाता है। इसलिए इसका ये उल्टा होता है। इसमें बच्चा जितना ही एक्टिव होगा, इसमें बच्चा जितना एक्टिव है उतना ही इसमें जो है इनएक्टिव है, उतना ही इसमें इनएक्टिव वाला है, इसलिए अपोजिट है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दिए गए कथनों ए व बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग व विस्तार को बढ़ावा देता है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो बोल रहा है कि जो धारणा होते हैं, थिंकिंग होते हैं, उनके निर्माण में और विचारों के अनुप्रयोग में, जो थिंकिंग होते हैं उनको प्रयोग करने में और जो है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में योगदान देता है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या दे रहा है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो सेल्फ के बारे में भी होता है और अदर्स के बारे में भी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला असत्य है। ए इज ट्रू बट बी इज नॉट ट्रू। ठीक है, बी इज फॉल्स है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इम्पीरिकल एविडेंस क्या है? इम्पीरिकल एविडेंस वो होता है, इम्पीरिकल अनुभवजन्य मतलब जिसको हम फील करते हैं, खुद फील करते हैं।
वो होता है एम्पिरिकल एविडेंस। खुद फील करके जिस हम साक्ष्य को लाएंगे एविडेंस, वो होता है एम्पिरिकल एविडेंस। और खुद फील करने वाला कौन सा होता है, किसकी यूज से हम खुद फील कर सकते हैं कि ये मीठा है, ये खुरदुरा है। स्किन होता है यूज, और कान होता है यूज, टंग होता है यूज, नोज होता है, ये होता है, ये सब क्या है, इंद्रियां हैं। फील जो की जाती है वो इंद्रियों के द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। जो डाटा इंद्रियों के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे वही होगा सेंसस के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। जो भौतिक विशेषताएं होती है, भौतिक पोजीशन होते हैं, उसमें किसका पोजीशन कहाँ है, किसके बगल में कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, मैप क्या है, ये सब भूगोल में होता है। इसका सही आंसर होगा जियोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार से होता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, जा रहा है, स्थानीय समाचार पत्र। इसमें टीवी एलसीडी ये सब नहीं यूज किया जा रहा है, ठीक है। स्थानीय समाचार पत्र यूज हो रहा है, ये होता है द्वितीयक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा, द्वितीयक। लेकिन प्राथमिक क्यों नहीं है। अगर वर्षा मान लीजिए हो रही है, हम अपने आंखों से खुद देख रहे हैं, हम अपने आय से खुद देख रहे हैं, तो ये होगा प्राथमिक। ये होता है प्राइमरी। लेकिन समाचार पत्र में कोई और इंक्लूड हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सीखने की अक्षमता डिसेबिलिटीज जो होती हैं, लर्निंग वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले चाइल्ड होते हैं उनको कैसे सिखाया जाता है, उनको भी समावेशी कक्षा में ही रखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन रखते हैं। टीचर्स का ये काम होता है कि बच्चा विकलांग हो, बच्चा मतलब डिसेबल हो, और बच्चा जो है कमज़ोर हो पढ़ने में, बच्चा इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, बच्चा कुछ भी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन सारे बच्चों को एक क्लास में वन क्लास में ही लेके पढ़ाना है। ये होता है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इन्होंने बताया कि विकास तो समय समान होगा, सब जो लेवल होता है विकास का, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो समान होता है, लेकिन कितना किसमें विकास हुआ और वो रेट अलग अलग होता है। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों, इन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया, व्यक्तिगत शिक्षा पर जो बल दिया, व्यक्तिगत शिक्षा और छोटे छोटे समूहों को, छोटे छोटे ग्रुप को बल दिया। एक व्यक्तिगत हो गया, एक छोटे छोटे ग्रुप बना के बच्चों को सिखाना, ये हो गया। ये काम किसने किया है, ये जीन पियाजे ने बताया है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है उसको प्रमोट करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक्टिव रखना। कोऑपरेटिव लर्निंग वो होता है जिसमें टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों इक्वली जो है क्या हो, एक्टिव हो, इक्वली एक्टिव हो, दोनों का जो परफॉर्मेंस हो बिल्कुल इक्वल हो। ये नहीं है कि टीचर ज़्यादा एक्टिव है बच्चा इनएक्टिव है, दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल हो और दोनों एक्टिव हो। ये सबसे ज़्यादा किस में होगा, जब छात्र क्या करेंगे, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट को किस में इंगेज करना चाहिए, डिबेट और डिस्कशन में। इसका फर्स्ट आंसर सही है, इंगेज स्टूडेंट इन डिबेट एंड डिस्कशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एक आत्म अनुशासित, आत्मनिर्देशित मतलब सेल्फ गाइड, ठीक है, सेल्फ गाइड, सेल्फ गाइड। और आत्म अनुशासित मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है, जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन को यूज करके और सेल्फ गाइडेंस को यूज करके अगर हम उच्चतम स्तर पे टीचिंग को ले जा रहे हैं तो क्या होता है, कौन सा थिंकिंग होता है, वो होता है आलोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अजंता गुफा, अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं वो किसके बने हैं, ये पूछ रहा है। ये बने हैं पौधों एवं खनिज के, प्लांट्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पुरानी पांडुलिपियां, पांडुलिपियां मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं पर लिखी गई होती हैं। जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो किस पे लिखे जाते थे, वो पाम लीव्स पे लिखे जाते थे, ताड़ के पत्तों पे लिखे जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, पहली अवधि ही सबसे लंबी है।
पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दो कथन दिए गए हैं ए व बी, इनको पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो चलिए देखते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। मेहरगढ़ स्थान जो है वो, ये सही है, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास ही स्थित है और ये बिल्कुल फर्टाइल जो लैंड है, फर्टाइल मैदान है, फर्टाइल प्लेन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। बिल्कुल, जब फर्टाइल प्लेन है ये तो यहाँ पे खेती तो होगा ही, और जो पशुपालन है, हर्डिंग है, वो भी होगा। इसलिए खेती, फार्मिंग और हर्डिंग जो है दोनों हो रहा है। इसका जो सही आंसर है वो दोनों सत्य ही होगा। इसका फोर्थ वाले में दोनों सही है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। यहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग दोनों होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हड़प्पा के जो नगर हैं भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिले? सबसे ज्यादा पहले पाकिस्तान में मिले हैं, लेकिन अगर भारत में बात की जाए तो वो गुजरात वाले एरिया मिले, क्योंकि गुजरात और पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान इधर गुजरात, दोनों आसपास है। ठीक है, इसलिए भारत में गुजरात में सबसे ज्यादा मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? जो ऋग्वेद है हमारी, वो है सबसे ओल्डेस्ट वाला। ठीक है, ये सबसे प्राचीन वेद है, और ये किस भाषा में थी? ये संस्कृत भाषा में थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। मगध महाजनपद की बात हो और वहाँ के जो पहले शासक शासक थे, फर्स्ट रूलर थे, वो थे बिम्बिसार। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है, बिम्बिसार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला 60 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध था, और धम्म और संघ, ये तीनों हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों हैं, लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है? अहिंसा नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर वाला, अहिंसा। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 60 क्वेश्चन ही हैं, बाकी जो 30 क्वेश्चन ही है 60 तक के, मतलब बाकी जो 30 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी कल ही। आप सभी देख लीजिएगा उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो है इसमें इसको मैं इसीलिए इसमें 30 क्वेश्चन लेके आई, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो आप सब बोर हो जाते, इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में करके देखेंगे। और इसका जो 60 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, अहिंसा। अहिंसा किससे रिलेटेड है? ये है महावीर स्वामी से रिलेटेड, महावीर स्वामी से रिलेटेड है अहिंसा। उन्होंने अहिंसा का जिक्र किस में किया था? उन्होंने अहिंसा का जो जिक्र किया था ये किया था पंचशील सिद्धांत में। उन्होंने क्या दिया था? पंचशील सिद्धांत दिया था। पंचशील सिद्धांत दिया था जिसमें अहिंसा का यूज किया था। ठीक है, और अहिंसा पंचशील सिद्धांत था कौन कौन सा? वो था सत्य, सत्य था, अहिंसा था, अपरिग्रह था, अपरिग्रह था, अस्तेय था, अस्तेय था, और लास्ट में ब्रह्मचर्य था। 5 दिए थे उन्होंने। पंचशील सिद्धांत जो 5 दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 दिए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि जब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को पूछ सकता है तो महावीर स्वामी का जो पंचशील सिद्धांत है इसको भी पूछ सकते हैं। और बाकी और भी सब्जेक्ट के जैसे सीडीपी है, एनवायरमेंट है, हिंदी है, ये सब मैं अपने चैनल पे करवा रही हूँ। आप सब देखिएगा, आप सभी के लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।